अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं यावर अमीर गुज्जर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। स्टडी चल रही है क्रिमिनल मेजर एक्ट की और हमने कवर कर लिया है सेक्शन 115 तक पीपीसी के और सेक्शन 116 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अबेटमेंट ऑफ अफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट इफ़ अफेंस बी नॉट कमिटेड। कि अबेटमेंट ऐसे अफेंस की जिसकी सज़ा बनती है इम्प्रिजनमेंट। इसे सेक्शन 115 था डेथ के बारे में कि जिसकी सज़ा डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। यहाँ पर है कि उसकी सिर्फ सज़ा पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट है और वो अफेंस भी कमिट नहीं होता, तो फिर उसकी क्या सूरत हाल बनेगी। हूएवर अबेट्स एन अफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट शैल, कोई भी जो ऐसे अफेंस की अबेटमेंट करता है जिसकी सज़ा थी इम्प्रिजनमेंट शैल इफ़ दैट अफेंस बी नॉट कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, और अगर वो जो अफेंस था वो उस अबेटमेंट की कॉन्सिक्वेंस में नहीं कमिट हुआ। एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजो इज मेड इफ दैट अफेंस बी नॉट कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय द कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट। और इस तरह के अबेटमेंट की कोई पनिशमेंट भी नहीं है इस कोड में। बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस और विद सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विद बोथ। अच्छा, क्या चीज़ है? सबसे पहले तो एक उसने एक ऐसे ऑफेंस के लिए अबेटमेंट प्रोवाइड की है जिसकी सज़ा थी इम्प्रिजनमेंट। अब उसको क्या है कि शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, उसको सज़ा दी जाएगी। दरमियान में कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, वो इसलिए कि वो उसकी अलग से वजाहत कर देता हूँ कि अगर उसने ऐसा जुर्म किया है जो कि उसका इफ़ दैट ऑफेंस बी नॉट कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, उसके नतीजे में वो जुर्म नहीं होता। अबेटमेंट तो की लेकिन उसके नतीजे में वो नहीं कमिट होता और कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न भी नहीं है कि इस बारे में क्या सज़ा होनी चाहिए इस कोड में। तो फिर क्या होगा कि जिस उसने ऑफेंस के लिए उसको इंस्टिगेट किया था ना, उसकी जो सबसे ज़्यादा सज़ा बनती थी इम्प्रिजनमेंट की, जितनी लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट बनती थी उसका 1/4 इसको अवॉर्ड किया जाएगा। और अगर उस पर फ़ाइन था, फ़ाइन पे ऐसा कुछ नहीं है, फ़ाइन पूरा ही लिखा हुआ है। एंड विद सच फाइन एज इज़ प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, जितना उसका फ़ाइन है वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है वो 1/4 हो जाएगी। और विद बोथ, या फिर दोनों भी दी जा सकती हैं कि जो भी किसी ऐसे ऑफेंस की इफ़ दैट ऑफेंस बी नॉट कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ। अच्छा, बात करें हम सेक्शन 116 की पीपीसी के कि अगर कोई बंदा किसी ऐसे ऑफेंस पर उसकी अबेटमेंट करता है जिसकी सज़ा होनी थी इम्प्रिजनमेंट, तो और वो क्या सूरत हाल है कि वो ऑफेंस भी कमिट नहीं हुआ और उसके और इस तरह की कोई सज़ा भी नहीं है कि अगर ऑफेंस दिया जाना था और वो ऑफेंस करने की सज़ा है ना, ऑफेंस जब मुकम्मल नहीं हुआ तो उसकी सज़ा अगर नहीं है और वो कोई ऐसी उसके बारे में प्रोविज़न भी मौजूद नहीं है, तो फिर सूरत हाल में क्या होगा, शैल बी पनिश्ड, उसको सज़ा दी जाएगी जितना उसकी सज़ा का टोटल दौरानिया बनता था ना उस ऑफेंस की। अगर वो ऑफेंस कमिट होता तो उसका जितना टोटल दौरानिया बनता था उसकी सज़ा का, कैद का, उसका 1/4 दिया जाएगा। और अगर जुर्माना है तो जुर्माना पूरा ही है, या फिर अगर दोनों हैं तो दोनों भी दी जा सकती हैं। अच्छा, आगे इफ़ अ बेटर, इसी यही इसका दूसरा यानी हिस्सा आ गया है, ये वही सेक्शन 116 ही चल रहा है। इफ़ अ बेटर और पर्सन अबेटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट, अगर अबेटमेंट करने वाला या जिसकी अबेटमेंट की गई है वो दोनों पब्लिक सर्वेंट थे, इनमें से कोई भी एक जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, हुज ड्यूटी इज़ टू प्रिवेंट ऑफेंस, और उसकी ड्यूटी है कि वो ऑफेंस को रोके। And if a better or a person abetted be a public servant whose duty is to prevent the commission of such offence, उसकी जिम्मेदारी ये थी कि उसने इस जुर्म को रोकना है। The abetter shall be punished with imprisonment for any description provided for that offence for a term which may extend to 1/2 of the longest term provided for that offence। ठीक है,
अब वो एक बंदा जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी उस जुर्म को रोकने के लिए, उसने या तो अबैटमेंट खुद की है या उसकी अबैटमेंट की गई है, इन दोनों सूरत हाल में उनकी सज़ा उतनी कैद होगी जितनी उसकी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन बनती थी ना, उसका हाफ इसकी सज़ा होगी। यानी अगर आम पर्सन कोई आम इंसान था तो उसकी सज़ा थी 1/4 और इसकी उससे आधी सज़ा इसको मिलेगी उस ऑफेंस की जितनी थी। और विद सच फाइन एज इज़ प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस फॉर द ऑफेंस, या फिर जितना उसका जुर्माना बनता था उस सज़ा का जो जुर्माना होना था वो, और विद बोथ या फिर दोनों, यानी जो कैद है वो हाफ हो रही है या चौथाई हो रही है, लेकिन जुर्माना जो है उसमें कोई कमी नहीं है। आगे आ गई जिसकी इलस्ट्रेशंस। पैराग्राफ ए है, ए ऑफर्स अ ब्राइब टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, वो उसको रिश्वत दे रहा है एज रिवॉर्ड फॉर शोइंग ए सम फेवर इन द एक्सरसाइज ऑफ बीज ऑफिशियल फंक्शंस। और जो था बी को वो कहता है कि जो आप अपने ऑफिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो उसमें मुझे मुझसे कुछ रिश्वत ले लो। बी रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट द ब्राइब, जो बी है वो एक्सेप्ट नहीं करता। ए इज़ पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन, ठीक है, तो ए जो है वो इस सेक्शन के अंडर पनिशेबल होगा। पहले जो बातें हो रही थी वो उसमें जुर्म मुकम्मल हो जाता था, अब है कि जुर्म पूरा नहीं हुआ फिर भी क्या सज़ा है इंस्टिगेशन की, अबैटमेंट की, ए पनिशेबल होगा इस सेक्शन के अंडर। बी है जो ए इंस्टिगेट्स, इसका पैराग्राफ बी है, ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस। Here, if B does not give false evidence, A has nevertheless committed the offence defined in this section and is punishable accordingly. A ने B को इस बात पर उभारा कि आप झूठा सबूत पेश करो, झूठी गवाही दो या झूठा सबूत पेश करो। अगर B ऐसा नहीं करता फिर भी A ने जो है उसने ऑफेंस ही कमिट किया है इस सेक्शन के अंडर। इस सेक्शन के मुताबिक ए ने जो है वो ऑफेंस कमिट किया है एंड इज़ पनिशेबल अकॉर्डिंगली, और उसको उसके मुताबिक सज़ा मिलेगी। अच्छा, आगे है पैराग्राफ सी, अ पुलिस ऑफिसर हुज ड्यूटी इज़ टू प्रिवेंट रॉबरी, उसकी जो ड्यूटी थी वो रॉबरी को रोके। अबेट्स द कमीशन ऑफ रॉबरी, वो रॉबरी की कमीशन को अबेट करता है, उसको मुआवनत करता है कि हो जाए रॉबरी। हेयर दो द रॉबरी बी नॉट कमिटेड, अगरचे रॉबरी नहीं हो, A is liable to 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offence and also to fine. अब A का काम था, पुलिस ऑफिसर था, उसका काम था रोकना चोरी, उसने चोरी को नहीं रोका, उसके ने मुआवनत की उल्टा उसको उसमें। तो अब क्या होगा कि उसको जो उस रॉबरी की टोटल सज़ा मिलनी चाहिए थी, ठीक है, और रॉबरी हुई भी नहीं, और लेकिन जो उसने तो अपनी तरफ से कोशिश कर दी ना, अगर नहीं हुई तो वो एक अलग बात है। अच्छा, इसको अब जितनी टोटल सज़ा होनी थी उसका 1/2 इसको दिया जाएगा, और उसके साथ जुर्माना भी, एंड ऑल्सो टू फाइन, और जितना उसको जुर्माना बनता तो वो जुर्माना भी होगा। यहाँ हुआ सेक्शन 116 मुकम्मल। अगर है आगे है जी सेक्शन 117, अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और मोर देन 10 पर्सन। अगर पब्लिक या 10 से ज़्यादा लोग मिलकर अगर किसी ऑफेंस को कमिट करने में उसकी मुआवनत करते हैं तो फिर whoever abets the commission of an offense by the public generally or by any number or class of persons exceeding 10, या तो पूरी जनरल पब्लिक थी या 10 से ज़्यादा लोग थे, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, जो कि 3 साल हो सकती है, और विद फाइन, या फिर जुर्माना उसकी सज़ा होगी, और विद बोथ, या फिर दोनों सज़ाएं होंगी। अगर कोई यानी जनरल पब्लिक करती है या 10 से ज़्यादा लोग अगर किसी जुर्म में साथ देते हैं तो फिर उनकी जो सज़ा होगी वो या तो 3 साल होगी, 3 साल तक वो सज़ा हो सकती है, या फिर जुर्माना, या दोनों। आगे है जी इलस्ट्रेशन। A affixes in a public place a placard instigating a sect consisting of more than 10 members to meet at a certain time and place for the purpose of attacking the members of an adverse sect. While engagement in a procession, A has committed the offence defined in this section.
ए जो है वो पब्लिक प्लेस पे कोई प्ले कार्ड लगा देता है, कोई इस तरह का कुछ कर देता है कि वो कहता है कि आम जनरली पब्लिक इकट्ठा हो या 10 से ज़्यादा लोग मुतवज्जे हों और आके वो हुएवर अबट्स द कमीशन, अच्छा हाँ, और कुछ भी लोग ऐसे हैं शेल बी पनिश्ड, अगर वो इस तरह का कुछ लगाता है ना उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि आए हम कोई किसी जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, उससे 10 से ज़्यादा लोगों को, ये पब्लिक के लिए अगर किसी को बुला रहा है, अब क्या होगा और उसमें वो जनरल पब्लिक इन्वॉल्व है या 10 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो फिर शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और बोथ। अब वो क्या है, सॉरी नीचे पढ़ना था, उसकी इलस्ट्रेशन की वजाहत हम कर रहे थे। पहले ये तुम पहले पढ़ चुके ना, उसको एक सज़ा मिलेगी जो कि 3 साल से ज़्यादा हो सकती है। अब वो वहाँ जाके एक ऐसा प्लेकार्ड लगाता है, कोई ऐसा वो क्या अवेज़ा करता है, कोई होल्डिंग अवेज़ा करता है कि आप 10 से ज़्यादा लोगों को वो बुला रहे हैं कि ख़ास जगह पे आओ, हम इकट्ठा करते हैं और अटैक करते हैं जो दूसरा मुखालिफ फ़िरका है उसके ऊपर। जब वाइल इंगेज्ड इन अ प्रोसेशन, जब और एक हजूम बना के हम इस तरह हमलावर होते हैं, तो ए जो है इसने इस ऑफेंस के मुताबिक, इस सेक्शन के मुताबिक उसने एक ऑफेंस कमिट किया है। आगे है जी सेक्शन 118, कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ़ ऑफेंस बी कमिटेड, कि ऐसे जुर्म को छुपाना या ऐसे जुर्म का कोई मंसूबा है उसको छुपाया है, और अगर वो जुर्म हो जाता तो वो उसकी सज़ा होनी थी कैद, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या डेथ। यानी अगर पर्सन ए है वो ऑफेंस करने जा रहा है और अगर ये ऑफेंस पर्सन ए कर लेता है और ये साबित हो जाता है तो इसको या डेथ की सज़ा होनी थी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सज़ा होनी थी। ऐसी सूरत हाल में इस तरह के ऑफेंस के मंसूबे को छुपाना, whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life, voluntarily conceals by any act or illegal omission the existence of a design to commit such offense or makes any representation which he knows to be false respecting such design। दोबारा पढ़ते हैं इसको। इफ़ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, और वो ऑफेंस होता भी नहीं है, shall if that offense be committed be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 7 years, or if the offense be not committed with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, and in either case shall also be liable to fine, और दोनों में उसको फाइन भी होगा। ये 7 साल की सज़ा होती है अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाता है, और अगर नहीं होता तो फिर उसको 3 साल की सज़ा होती है और दोनों सूरत हाल में उसको जुर्माना होगा। अच्छा, जो भी, दोबारा इसको पढ़ते हैं, 118 है, whoever intending to facilitate, या उसका मकसद है कि मैं इनको फैसिलिटेट करूं, और knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offense, या फिर वो ये कहता है कि अगर मैं ये कुछ करता हूं तो मैं इससे इसकी मुआवनत कर लूँगा, विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, और वो ऑफेंस ऐसा है कि अगर वो कमिट होता है तो वो ऑफेंस कमिट करने वाले को डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अवार्ड होती है। वॉलंटरली कंसील बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन, या कुछ ओमिट करके या कुछ एक्ट करके वो उसको छुपा लेता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एंड डिज़ाइन टू कमिट सच ऑफेंस, उस मंसूबे की जो मौजूदगी होती है उसको छुपा लेता है, और मेक्स एनी रिप्रेजेंटेशन विच ही नोज टू बी फॉल्स रिस्पेक्टिंग सच डिज़ाइन, या फिर वो कुछ ऐसे इशारा जात करता है जो जिससे ये लगता है कि वो उसको छुपा रहा है, उसको मिस रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, फिर क्या होगा, यानी कुल मिला के यहाँ तक बात यह है कि अगर कोई बंदा कोई जुर्म करने जा रहा है और दूसरा इंसान ये जानता है, वो इसको छुपा लेता है किसी तरह से भी, और ये छुपाते हुए वो समझता है कि मैं अगर ये छुपा लूँगा, मैं किसी को बताऊँगा नहीं ये मंसूबा, तो ये जो जुर्म करने जा रहा है वो तकमील तक पहुँच जाएगा, वो जुर्म हो जाएगा, इस लिहाज से वो उसको छुपा लेता है।
अब आगे दो सूरतें बनेंगी कि इसने तो छुपा लिया, आगे जाके वो जुर्म हुआ या नहीं हुआ। अगर तो वो जुर्म हो जाएगा तो फिर इसको सज़ा होगी 7 साल की। किसी कोई एक टर्म सज़ा इसको अवॉर्ड हो सकती है जो कि 7 साल तक आगे तवील हो सकती है और 7 जुर्माना होगा। या दूसरी सूरत हाल ये है कि इसने तो वो जुर्म छुपा लिया और जुर्म किस नौयत का था वो बात बार बार एक्सप्लेन नहीं करनी, वो पहले हो चुकी है एक्सप्लेन कि वो जुर्म इस नौयत का था कि उस पर या तो कैद सज़ा होनी थी या उम्र कैद सज़ा होनी थी या मौत सज़ा होनी थी, और इसने वो जुर्म छुपा लिया। अब छुपाया और वो जुर्म इसने तो छुपा लिया लेकिन आगे जाके वो हुआ नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर सज़ा है 3 साल और उसके साथ साथ जुर्माना भी है, यानी 3 साल तक सज़ा हो सकती है। और अगर वो जुर्म हो जाता है तो फिर इसको 7 साल तक की सज़ा और 7 जुर्माना। आगे है जी इलस्ट्रेशन। ए नोइंगली दैट डिकॉयती इज अबाउट टू बी कमिटेड एट बी। ए को ये पता था कि बी के साथ डकैती होने वाली है। फॉल्सली इन्फॉर्म्स द मजिस्ट्रेट दैट अ डकैती इज अबाउट टू बी कमिटेड एट सी। अच्छा, बी प्लेस पर, वो बी प्लेस पर ये डकैती होनी थी तो वो जानबूझ के बता देता है कि आप जी सी प्लेस पे चले जाओ, वहाँ डकैती होनी है। अ प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, जो बिल्कुल उसके मुखालिफ सिम था, एंड देयर बाय मिसलीड्स द मजिस्ट्रेट विद इंटेंशन टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अब उसने मजिस्ट्रेट को मिसलीड किया है ताकि दूसरी तरफ जाकर जो है जुर्म हो सके। ए द डकैती इज कमिटेड एट बी, तो बी प्लेस पे वो डकैती हो गई। इन परजुएंस ऑफ द डिज़ाइन ए इज पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन, तो उस कॉन्स्पिरेसी की वजह से, उसको वो जो मकसद का था उसकी वजह से, हाँ, इसके वो जो मंसूबा था जो इसने छुपाया था उसी मंसूबे का नतीजा ये निकला कि पॉइंट बी पे डकैती होगी, तो अब इसको सज़ा ए इज़ पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन, तो उसके सेक्शन के मुताबिक सज़ा मिलेगी। कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस, कमेंट्री, ये इसके ऊपर कमेंट्री है। कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वो जो है उस मंसूबे को छुपाना, टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सच फंक्शन in circumstances would fall within the jurisdictional domain of the court concerned before which the entire evidence was to be scrutinized, and that cannot be done under constitutional jurisdiction by High Court। 2011 PCRLJ 1454 1454 कि ये जो छुपाया गया है कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस, ठीक है, इसको यहाँ तक रहने दो। अब ये जो सच फंक्शन था इसको किसी बंदे ने छुपाया। इन सर्कमस्टांसेस वुड फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शनल डोमेन ऑफ द कोर्ट कंसर्न्ड बिफोर विच द एंटायर एविडेंस वाज टू बी स्क्रूटनाइज्ड। अब इस जो एविडेंस को स्क्रूटनाइज करना है कि क्या इसने वाकई उस डिज़ाइन को कंसील किया है, तो ये जो जिस कोर्ट के सामने वो पेश किया जाएगा, जो उसकी जुरिस्डिक्शनल डोमेन है, वही इसकी वो जो सारे जो है एविडेंस को, इंटायर एविडेंस को देख रही है, वो ही इसको स्क्रूटनाइज करेगी। और ये काम कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन के अंडर हाई कोर्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। 2011 PCRLJ 1454। अच्छा, एक चीज़ अब बार बार मेरे दिमाग में आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं उसको पिछली जो वीडियो थी उसमें सही तरह से शायद वो एक्सप्लेन नहीं हो सका। वो था सेक्शन 112। वो ये है कि इफ़ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज़ लाइबल अंडर द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन इज़ कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड। अब ये है कि एक एक्ट जो उसने उसको करने के लिए भेजा था, पहले तो बात हो गई कि उसने भेजा था लेकिन उसने जानबूझ के काम एक दूसरा कर लिया, नहीं वो नहीं, ये जिस काम के लिए उसको भेज रहा है उसका नतीजा भी वही निकलता है। उसका नतीजा, उसका गालिब नतीजा ये भी निकल सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर इसने भेजा है उसको घर में आग लगाने के लिए, उसने घर में आग लगाने के साथ चोरी भी कर ली। अब चोरी के लिए इसने नहीं उसको भेजा था, ये उसका लाजमी नतीजा नहीं था, लेकिन इसने अगर भेजा था किसी को वो ज़रब पहुंचाने के लिए, कोई थोड़ा सा ग्रेवियस हर्ट करने के लिए, और उसके साथ उसका यानी या तो वो बंदा मुकम्मल मर गया, या उसने एक बंदे को मारने के लिए भेजा था और साथ दूसरा मर गया, उसका नतीजा तो ये हो सकता था। अब इस सूरत हाल में एक तो उसने ये काम किया, अब है कि उसके साथ एक दूसरा काम भी उसने सर अंजाम दे दिया, यानी दो काम कर दिए।
एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, तो और वो जो जुर्म था वो उससे हट के भी एक जुर्म है, ठीक है, दोनों अलग अलग जुर्म बनते हैं। तो फिर जो है अबैटर को वो दोनों सज़ा जो है उसकी पनिशमेंट मिलेगी। मसलन एक तो जिस तरह आगे उन्होंने मिसाल भी दी है कि उसने एक उसको कहा था कि आप ऑफिसर को रेजिस्ट करो, उसने ऑफिसर को रेजिस्ट भी किया और उसको नुकसान भी पहुंचा दिया। अब ये उसी का लाजमी नतीजा निकला है। अब उसको रेजिस्ट करने की भी सज़ा मिलेगी और बेशक इसका मकसद ये नहीं था कि आप उसको नुकसान भी पहुंचाओ, लेकिन उसका लाजमी नतीजा तो ये निकल सकता था कि अगर आप ऑफिसर को रेजिस्ट करते हो तो अब उसके साथ धक्कम पेल में आप उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हो। ये उसका लाजमी नतीजा था। अब दोनों अलग अलग ऑफेंस और दोनों की अलग अलग सज़ा मिलेगी। जबकि इससे पीछे वाला जो था, अगर उसको भी ले लूँ फिर बात ज़्यादा लंबी ना हो जाए, उसमें यह था कि भेजा उसको एक काम के लिए था और किया उसने दूसरा काम। अब वो क्या है, उसमें इसकी जो लाइबिलिटी थी वो डिटरमिन की गई थी। लाइबिलिटी फॉर द एक्ट डन इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड डायरेक्टली अबेटेड इट। When an act is abetted and the different act is done, the abettor is liable for the act done in the same manner and to the same extent। ठीक है, हाँ हाँ, इसमें यह था कि उसने उसको काम एक के लिए कहा और हो दूसरा गया, तो उसमें उसकी क्या सज़ा है। मतलब उसने कहा था बच्चे को कहा कि आपने वाई को जहर देनी है और वो जाके जी को जहर दे आया, तो अब यही समझा जाएगा कि उसने जी को भी उसी ने ही जहर दी है। जिस तरह डायरेक्ट जो तो ए को देनी थी ना, अब सिर्फ यह कि थोड़ी सी भूल चूक हुई है और उसका ये लाजमी नतीजा हो भी सकता था, ऐसा कॉन्सिक्वेंस वो उसके बारे में है। ये है कि अगर उसको एक काम किया और उसके साथ एक दूसरा काम भी हो गया, वो वही काम था, ये उसके साथ एक दूसरा काम हुआ, एक दोनों सेपरेट ऑफेंस हैं, ठीक है, तो इसमें उसको दोनों की सज़ा मिलेगी। अब हम इसे आगे चलते हैं कि सेक्शन 119 पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 119 पीपीसी, पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। अगर पब्लिक सर्वेंट जो है वो कोई ऐसा जुर्म छुपाता है जो कि उसकी ड्यूटी भी है उस जुर्म को रोकना, और वो उसको छुपा रहा है ऐसे किसी मंसूबे को, डिज़ाइन को, उसके बारे में। Whoever being a public servant intending to facilitate or knowing it be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence which it is duty as such public servant to prevent, वो उसको उसकी ड्यूटी थी उसको रोकता। voluntarily conceals, वो उसको छुपाता है। अब हम इसको अगर डायरेक्ट ऐसा पढ़ लें, whoever voluntarily conceals the existence of a design to commit offense, वो उसको छुपा रहा है। अब छुपाने वाला पर्सन कौन है? छुपाने वाले पर्सन तो पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ वो पर्सन है जिसकी जिम्मे था, जिसको जो ये जानता है कि मेरे ऐसे छुपाने से मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, और मदद करने के साथ साथ ये भी है कि वो पब्लिक सर्वेंट भी है और उसकी ड्यूटी भी है कि वो उस चीज़ को छुपाए। इस इंसान की बात हुई कि जो इंसान ऐसा काम को छुपाता है और मेक्स एनी रिप्रेजेंटेशन विच ही नोज टू बी फॉल्स रिस्पेक्टिंग सच डिज़ाइन, और वो उसके नतीजे में मिस रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं कि जुर्म ए पॉइंट पर होना था और वो बिल्कुल उसके अपोजिट कर देता है, बी पॉइंट पे होना है। इस तरह की कोई सूरत हाल है। इफ़ ऑफेंस बी कमिटेड, अगर तो वो जुर्म हो जाता है, ठीक है, फिर क्या, शैल, इफ़ द ऑफेंस बी कमिटेड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, जो भी वो जुर्म था उसकी जो सज़ा बनती थी, provided for the offense for a term which may extend to 1/2 of the longest term of such imprisonment, उसमें जितनी भी कैद की सज़ा बनती थी उसका आधा इसको मिलेगा अगर वो जुर्म हो जाता है, और विद सच फाइन एज इज़ प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, या उसका जितना जुर्माना बनता है वो, और विद बोथ, या फिर दोनों। ये थी पहली सूरत हाल के जब वो जुर्म हो गया। इफ़ ऑफेंस बी पनिशेबल विद डेथ, अगर कोई ऐसे जुर्म में उसने मुआवनत की जिस जुर्म की सज़ा मौत थी, तो फिर इफ़ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये भी उसमें दोबारा शामिल किया है मेरे ख्याल में, कोई सब्स्टिट्यूशन करके 1972 में इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी शामिल हुआ। पहले सिर्फ डेथ था, फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी शामिल कर दिया। विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, अगर उसके साल 10 साल, अगर उसकी
सज़ाए मौत थी, तो फिर इसको कम अज़ कम जो उसकी सज़ा, इसको जो सज़ा मिलेगी वो इतनी मिल सकती है कि 10 साल तक की सज़ा इसको मिल सकती है। इफ़ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर इसने मदद कर दी लेकिन उधर से ऑफेंस कमिट नहीं हुआ फिर, और इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस for a term which may extend to 1/4 part of the longest term of such imprisonment or with such fine as is provided for the offence or with both। इसने अपनी तरफ से मदद कर दी लेकिन वो जुर्म कमिट नहीं हुआ, फिर भी इसको वो उस जुर्म की जितनी टोटल सज़ा बनती थी, जो लॉन्गेस्ट टर्म उसकी थी, उसका 1/4 इसको, उसके 1/4 तक इसको सज़ा मिल सकती है। और उसके साथ साथ अगर वो जुर्माना था तो वो जुर्माना भी होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इलस्ट्रेशन इसी सेक्शन 119 की जो इलस्ट्रेशन, एन ऑफिसर ऑफ पुलिस बीइंग लीगली बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल डिजाइन टू कमिट रॉबरी which may come to his knowledge and knowing that B designs to commit robbery। एक ऑफिसर है पुलिस का और उसका ये काम है कि कहीं भी जो रॉबरी वगैरह, चोरी चकारी डाका कुछ पड़ रहा है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, और वो जानता है बी के मंसूबे के बारे में। ओमिट टू गिव सच इंफॉर्मेशन, अब वो इस तरह की जो है मालूमात उसको छुपा लेता है। विद इंटेंट टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, के ये जुर्म पाए तकमील तक पहुँच ले। Here A has by an illegal omission concealed the existence of B's design and is liable to punishment according to the provision of this section। तो अब उसने एक जुर्म किया, एक ऑफिसर था, उसका काम था कि इस बात को अगर कहीं पे कोई जो डकैती या रॉबरी होने जा रही है तो उसको प्रिवेंट करे, उसके बारे में मालूमात दे। अब उसने ये मालूमात छुपा ली हैं, तो इस सूरत हाल में, और अगर बी जो है उस जानबूझ के मंसूबा छुपाया है, तो अब जो है बी ए को इस सेक्शन के मुताबिक सज़ा मिलेगी। इस सेक्शन में जिस तरह बताया गया कि अगर वो ऑफेंस होता है, नहीं होता है, या फिर आगे ऑफेंस ऐसा कमिट होता है जिसकी सज़ा डेथ थी, तो जो इस सेक्शन में बताया गया उसके मुताबिक उसको सज़ा मिलेगी। अच्छा, आगे है जी सेक्शन 120 ऑफ PPC, कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, एक ऐसे जुर्म को छुपाना जिसकी सज़ा थी इम्प्रिजनमेंट है, कैद है, कत्ल नहीं, अगर मौत नहीं है तो कैद है। Whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with imprisonment, कि कोई भी जो है वो किसी जुर्म को फैसिलिटेट करता है या वो ये जानता है कि अगर मैं इसको छुपाऊंगा तो इसको फैसिलिटेट करूंगा और इस जुर्म की सज़ा है इम्प्रिजनमेंट। वॉलंटरली कंसील्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन, या कोई काम करके या कोई काम ओमिट करके वो उसको छुपा लेता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिज़ाइन टू कमिट सच ऑफेंस और मेक्स एनी रिप्रेजेंटेशन विच ही नोज टू बी फॉल्स रिप्रेजेंटिंग सच डिज़ाइन, या फिर वो कुछ इसकी एग्जिस्टेंस को छुपा लेता है, या फिर कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन करता है, कुछ ऐसा इशारा करता है जो कि फॉल्स होता है उसके रिगार्डिंग, उसके मुतालिक वो गलत कोई मालूमात फराहम कर देता है, ताकि मैं गलत मालूमात फराहम करता हूँ और वो अपनी जगह पे हो जाए। इफ़ ऑफेंस बी कमिटेड, इफ़ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अब दो सूरत हाल बन जाएंगी, या तो वो जुर्म हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा, या फिर वो नहीं होगा। इफ़ द ऑफेंस बी कमिटेड बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1/4, अगर तो वो जुर्म हो जाता है तो फिर उस जुर्म की जो सज़ा बननी थी उसका 1/4, उसकी जो लॉन्गेस्ट टर्म है उसका 1/4 तक इसको मिल सकता है। एंड इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड टू 1/8 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट, तो जितनी उसकी सज़ा होनी थी उसका 1/8 हिस्सा, जो उसका 8वां हिस्सा वो इसको अवॉर्ड होगा। और विद सच फाइन एज इज़ प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विद बोथ, और या फिर उसके जो है फाइन की सज़ा अगर है तो फिर, या फिर दोनों होंगी। ये है जी सेक्शन 120। इस पर आगे जी है कमेंट्री। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इंग्रेडिएंट्स, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसके इंग्रेडिएंट्स इसमें बताए गए हैं।
Most important ingredient of the offense of conspiracy was the agreement between two or more person to do an illegal act. सबसे पहली जो चीज़ इसमें वो ये है कि दो लोगों का बाहम मिलना और उनका ये आपस में रजामंदी जाहिर करना कोई इल्लीगल काम करने के लिए. Conspiracy consisted not merely in the intention of two or more, but in agreement of two or more to do an unlawful or to do an lawful act by unlawful means. कॉन्स्पिरेसी जो है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि दो लोगों की इंटेंशन ये थी, बल्कि ये है कि दो लोगों की रजामंदी ये थी, उनका एग्रीमेंट इस पर था. नॉट जस्ट इंटेंशन बट देयर एग्रीमेंट, कि वो कोई काम करें जो कि गैर कानूनी है या कोई ऐसा कानूनी काम करें जो कि वो गैर कानूनी अंदाज में करें. 2011 PCRLJ 232. आगे जी आ गया है इसका चैप्टर 5A और ये है जी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में. सेक्शन 120A से ये स्टार्ट हो रहा है. पहले हम सेक्शन 120 पढ़ के आए हैं. 120 वही था, वो अगर आप किसी ऐसे ऑफेंस के डिज़ाइन को कंसील करता है. और ये आ गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में. सेक्शन 120A, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. व्हेन टू और मोर पर्सन्स एग्री टू डू और कॉज टू बी डन, या तो वो रजामंद होते हैं कि ऐसा करें या फिर उसकी वजह बनते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं कि ये ऐसा हो जाए. एन इलीगल एक्ट, कोई गैर कानूनी काम, और एन एक्ट विच इज़ नॉट लीगल बाय लीगल मीन्स, और या कोई ऐसा काम जो कानूनी तरीके से करना कानूनी इज़ नॉट, और एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स. पहला तो है एक्ट इलीगल है, एंड एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. या फिर ये होगा कि ऐसा कोई काम जो कि अपने आप में इलीगल नहीं है लेकिन उसको इलीगल तरीके से करना, सच एग्रीमेंट, अगर वो इस तरह का एग्रीमेंट करते हैं तो इसको हम कहेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. An act which is to be done, an act which is not legal by illegal means, which is not, ये ऐसा ना, which is not legal by illegal means, अगर आप किसी काम को गैर कानूनी अंदाज में करते हैं, तरीके से इख्तियार करते हैं, तो फिर वो कानूनी नहीं रहता. Provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. Provided that एक शर्त लगा दी है, no agreement कोई और रजामंदी, except an agreement to shall amount to criminal conspiracy, कोई दूसरा जो एग्रीमेंट है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं बनेगा. सिर्फ कौन सा एग्रीमेंट बनेगा कि अगर उन्होंने इस बात पर एग्रीमेंट जाहिर किया कि हम ये ऑफेंस करते हैं. अनलेस सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन, ता वक्त है कि कोई और काम, सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच एग्रीमेंट इन परजुएंस देयर ऑफ, कि जो पहले एग्रीमेंट था उसके नतीजे में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि उन्होंने एक दूसरा काम किया. अब उनकी जो एग्रीमेंट था वो भी उनका एग्रीमेंट ही माना जाएगा. उसको चाहे एक करता है या दोनों करता है, उसको भी एग्रीमेंट ही, क्योंकि पहले वाले काम का अगर वो लाजमी नतीजा आ रहा था, उसकी परजुएंस में आ रहा था, वो भी माना जाएगा. यानी एक तो पहली तो बात उन्होंने कह दी कि अगर तो उनका ये एग्रीमेंट था कि हम मिल के ऑफेंस करते हैं, सिर्फ यही एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और कोई एग्रीमेंट क्रिमिनल और कॉन्स्पिरेसी नहीं है. लेकिन ये है, some act besides the agreement is done by one or more party to such agreement in pursuance thereof, या जो पहले उन्होंने एग्रीमेंट किया था उसी के pursuance में अगर कोई काम हो जाता है तो फिर वो एग्रीमेंट है. एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ इमैटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ द सच एग्रीमेंट और इज मेयरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट.
ये बात कोई हैसियत नहीं रखती कि वो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो उनका था वो कोई इलीगल एक्ट था। हाँ, इस जो एग्रीमेंट था इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो था वो कोई इलीगल एक्ट था, या फिर जो एक्ट हुआ वो वाक़याती तौर पर, हादसाती तौर पर, महज हादसाती तौर पर अगर वो मकसद वो काम हो गया तो भी वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उनका पहले से उनका जो अल्टीमेट गोल वो क्या था और उसका नतीजा क्या निकला, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो नतीजा निकला है वही होगा। यानी by one or more parties do such agreement in persons thereof। आगे इस पे कमेंट्री है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रिंसिपल्स, उसके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के प्रिंसिपल बताए गए, प्रिंसिपल रिलेटिंग टू असेंशियल इंग्रेडिएंट स्कोप एंड प्रूफ ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये 2021 SCMR 873, उसमें इसके बारे में बताया गया। को कॉन्स्पिरेटर, उसके साथ मिलकर जुर्म करने वाला साजिशी। Sole statement of the co-conspirator would not fulfill the condition precedent of there being reasonable grounds to believe। अगर एक ही साज कहता है कि मैंने इसके साथ मिलकर साजिश की और उसका वाहिद उसी की स्टेटमेंट ही है, तो ये कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं होगी उसकी प्रूफ करने के लिए। Co-accused was a part of conspirational agreement, conspirational नहीं, conspiratorial agreement as envisaged under UA लिखा हुआ मेरे को, अंडर सेक्शन होना था, अंडर आर्टिकल सी क्या UA, अंडर आर्टिकल 23 ऑफ कानून शहादत 1984। Co-accused was a part of conspiratorial agreement as envisaged, वो भी उसका हिस्सा था इसके मुताबिक। क्या कहना चाह रहा है कानून शहादत के मुताबिक। वैसे इस ये 2021 SCMR 873 यानी वही साइटेशन है। इसमें मतलब तो ये है कि अगर दोनों, एक बंदा कह रहा है कि मैं भी इसके साजिश में शरीक था और वो अकेला ही इस बात का है, एक वाहिद उसी की स्टेटमेंट है, तो फिर ये इस इतना अमाउंट नहीं कर सकती कि इसको ये काउंट किया जाए कि ये कोई रीज़नेबल ग्राउंड है बिलीव करने के लिए। क्या था envisage। अच्छा आगे है जी, मेड ऑफ, नहीं ये क्या है इसकी मुझे नहीं समझ आ रही है। यानी कोई वैसे साइटेशन तो इस बारे में ही है कि अगर उसी की सिर्फ एक ही है बयान है तो सिर्फ वो उसको इस बारे में साबित नहीं कर सकता कि वो ये जुर्म हुआ है, वो रीज़नेबल ग्राउंड नहीं हो सकती किसी को किसी बात पे यकीन करने के लिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट टू इस्टेब्लिश क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 120A पाकिस्तान पीनल कोड, इसमें बताया गया कि मिनिमम क्या, या कि साइटेशन बताई है PLD 2019 इस्लामाबाद 453। ये जो साइटेशन है ये बता रही है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है अगर आपने इस्टेब्लिश करना है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, इसके मुताबिक 120A PPC के मुताबिक अगर आपने इस्टेब्लिश करना है कि हाँ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। Petitioner, who was a dual citizen of Pakistan and USA, was alleged to have conspired with other residents of USA to commit terrorist activities in USA। ठीक है, एक पाकिस्तानी था जो पिटिशनर जो था वो पाकिस्तान का शहरी भी था और USA का भी था, और उस पर यह मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगा था कि उसने दूसरे USA के लोगों के साथ उनके साथ कंस्पिरेसी की है कि वो USA में कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने वाले। Petitioner was arrested in Pakistan and the inquiry magistrate in Pakistan submitted the report to the federal government with the recommendation that petitioner may be extradited to the USA।
तो उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई और उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को सबमिट की और उन्होंने कहा कि इनको यूएसए के हवाले कर दिया जाए, वो जो कैदियों को हवाले किया जाता है। द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ सेक्शन वाज नॉट फुलफिल्ड। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी इसके अंदर वो फुलफ़िल नहीं की गई। जो 120A की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल नहीं की गई। ये बताया गया स्टेटमेंट में PLD 2019 इस्लामाबाद 453। मोड ऑफ प्रूफ एविडेंस शुड नॉट बी, अच्छा ये इसी पर कमेंट्री चल रही है, सेक्शन नहीं है कोई, यानी इसका टेक्स्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, ये कमेंट्री है उसके ऊपर। मोड ऑफ प्रूफ एविडेंस शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन आइसोलेशन, उनको तनहा नहीं देखा जाना चाहिए। PLD 1979 सुप्रीम कोर्ट 53। वन ऑफ द अक्यूज्ड हेल्ड गिल्टी वाइल रिमेनिंग एक्विटेड इलीगल, एक जो था अक्यूज्ड वो गिल्टी हो गया और बाकी सारे एक्विट कर गए, ये इलीगल है या नहीं होना, नहीं इसको यानी नहीं सस्टेन किया जा सकता। PLD 1956 सुप्रीम कोर्ट IND, ये इंडिया का फैसला हुआ शायद, फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट नहीं, फिर पाकिस्तान में कैसे, अच्छा पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ होगा 215। रेलेवेंट टाइम कैन नॉट बी एनी अदर बट व्हेन द कॉन्स्पायरेटर इंगेज देमसेल्व्स टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। जो रेलेवेंट टाइम है जिस पर हमारा फोकस होना है कि क्या इस टाइम पे ये लोग इसमें इंगेज थे नहीं, वो रेलेवेंट टाइम हमारा वो ख़ास वक्त है जिस वक्त उन्होंने एक दूसरे के साथ ये कर रहे हैं सलाह मशवरा, इस चीज़ में इंगेज है कि हम कुछ ख़ास एक्टिविटी करते हैं, तो उसका रेलेवेंट टाइम कोई और नहीं हो सकता बट व्हेन द कॉन्स्पायरेटर इंगेज देमसेल्फ टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, जब वो काम कर रहे थे उस वक्त उस पर्टिकुलर थिंग को करने का जो टाइम था वो इसके मुताबिक रेलेवेंट टाइम है। PLD 1979 सुप्रीम कोर्ट 53। होल्डिंग ऑफ कॉन्स्पिरेसी इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर अनबिलीवेबल, कि किसी अजनबी के साथ मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी करना ये गैर यकीनी बात है, इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। 1989 PCRLJ 2299। स्कोप To constitute criminal conspiracy, there must be an agreement of two or more parties to do an act which is illegal or which is to be done by illegal means. अगर हमने ये बताना है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है तो इसके लिए लाजमी है कि दो या दो से ज़्यादा जो पार्टीज़ थी वो एग्रीमेंट उन्होंने किया हो किसी इलीगल काम के लिए या किसी काम को इलीगल तरीके से करने के लिए। 1998 PCRLJ 1486। अ सीक्रेट एंड सुपरस्टिशियस एक्ट वो कौन सा होता है ये बताया गया 1992 PCRLJ 9। कन्विक्शन बाय मिलिट्री कोर्ट डज नॉट इम्प्लाई मॉरल टर्पिट्यूड। PLD 1989 पिशावर 112। ये लफ्ज़ से कहा है, इसको देखते हैं। TURPI टर्प्यूट, बदयानती इखलाकी गिरावट यानी विकेडनेस। डज नॉट इम्प्लाई, अगर मिलिट्री कोर्ट ने कोई कन्विक्शन दी है तो इसका लाजमी मतलब ये भी नहीं है कि वो मॉरली जो है वो गिरावट का शिकार होगा। ये इम्प्लाई रिवोल्ट अगेंस्ट सोशल ऑर्डर, अगेंस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगेंस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अगेंस्ट सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ आर्मी और अगेंस्ट द स्टेट। ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। क्या कौन सी? रिवोल्ट अगेंस्ट सोशल ऑर्डर, अगेंस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगेंस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अगेंस्ट सुपीरियर ऑफिसर ऑफ आर्मी और अगेंस्ट द स्टेट। 1986 CLC 1464 उसमें ये बताया गया। अ कॉन्स्पिरेसी डज नॉट मेयरली इन द इंटेंशन ऑफ टू और मोर, न सिर्फ ये नहीं कि उनका मकसद ये था, बट इन एग्रीमेंट ऑफ टू और मोर टू डू एन अनलॉफुल एक्ट और डू अ लॉफुल एक्ट बाय अनलॉफुल मीन्स। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि उनकी इंटेंशन एक हो, बल्कि ये है कि वो उस पर रजामंद भी हों कि हम ये कोई इलीगल काम करें या इसके लिए कोई ऐसे मीन्स इख्तियार करें।
सॉरी अनलॉफुल मीन्स इख्तियार करें जो कि चाहे काम कानूनी भी है लेकिन उसके जो तरीक़ेकार हो वो गैर कानूनी हो। PLD 1979 सुप्रीम कोर्ट 53 पेज नंबर 325। आगे जी सेक्शन 120B पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये है कि उसकी जो वो वहाँ पे जुर्म डिफाइन हो गया, अब आ गया कि उसकी सज़ा, उसकी पनिशमेंट क्या होगी। Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, ऐसी कॉन्स्पिरेसी की वो पार्टी बनता है जिसकी सज़ा, अगर जो वो ऑफेंस करते हैं और वो किसी ऐसे ऑफेंस के लिए इकट्ठे हो रहे हैं जिस अगर वो ऑफेंस कमिट होता है और उसकी सज़ा मौत होती है तो फिर या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म ऑफ 2 years और अपवर्ड्स, या उसकी सज़ा जो है वो 2 साल कैद बामुशक्कत है, सख्त सज़ा है, या फिर उसके साथ या इससे ऊपर होती है, 2 साल से ज़्यादा है। वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज़ मेड इन दिस कोड, और उसमें कोई ख़ास प्रोविज़न नहीं दी गई फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच कॉन्स्पिरेसी, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी के लिए, बी पनिश्ड इन द सेम मैनर इफ़ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस, तो फिर यही शुमार किया जाएगा कि उसने इस तरह का जो ऑफेंस था उसकी अबेटमेंट का जो जुर्म जो सज़ा थी वो उसको मिलेगी। Whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offence punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description of for a term not exceeding 6 months or with fine or with both। पहली सूरत हाल तो ये बन गई कि अगर उसकी सज़ा ऐसे जुर्म के लिए वो इकट्ठे कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है जिस जुर्म की सज़ा मौत थी तो उसकी उसने बता दी, उसकी वो सज़ा होगी जो अबेटमेंट की सज़ा होगी, वही उसकी सज़ा होगी। जो भी उन्होंने जुर्म किया है उसकी जो सज़ा होगी उसकी अबेटमेंट की जितनी सज़ा बनती है वही इनको सज़ा मिलेगी अगर उसकी सज़ा मौत है। और अगर उस ऐसा जुर्म किया जिसकी सज़ा मौत नहीं है तो फिर उनको कितनी सज़ा मिलेगी, फिर उनको सज़ा 6 माह तक मिल सकती है, 6 माह से ज़्यादा नहीं होगी, या उसके साथ जुर्माना या दोनों। अच्छा आगे इस पे कमेंट्री है। स्कोप इसका है, फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 120B PPC द प्रोसिक्यूशन नीड नॉट नेसेसरीली प्रूव दैट द परपिट्रेटर्स एक्सप्रेसली एग्रीड टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, द एग्रीमेंट मे बी प्रूव्ड बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन। ठीक है, अब इसमें ये है कि ये जो ऑफेंस हम पीछे पढ़ के हैं 120B सेक्शन 120B PPC का, इसमें प्रोसिक्यूशन को ये लाजमी नहीं है कि वो साबित करे कि वाज़े तौर पर कोई इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है या और उन्होंने कोई इलीगल एक्ट उस वजह से इट वाज कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, या वो कोई मौजिब बना है, कोई काम किया गया है। द एग्रीमेंट में भी प्रूव बाय नेसेसरीली इम्प्लीकेशन, बल्कि उसको इम्प्लीकेशन के ज़रिए कि ये काम अगर हुआ है तो उसका मंतकी नतीजा ये है, तो उसे इम्प्लीकेट करके भी साबित किया जा सकता है। नॉट नेसेसरी दैट द कॉन्स्पायरेटर मस्ट नो ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, और ये भी लाजमी नहीं है कि वो कॉन्स्पिरेसी की हर डिटेल के बारे में उनको पता हो, ये भी चीज़ लाजमी नहीं है। 2019 PCRLJ 665 वही जजमेंट है। एक लफ्ज़ आया था पहले भी आया मेरे ख्याल में, परपिट्रेटर मुर्तकिब, और यहाँ गिरावट पहले लफ्ज़ आया था मुर्तकिब। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि उसको एक एक डिटेल के बारे में पता हो। कंप्लायंस विद सुपीरियर्स डायरेक्शन, नो ऑफेंस, नो डिफेंस, ठीक नो डिफेंस, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे सीनियर ने ये हुक्म दिया था, ये कोई डिफेंस नहीं है। 1989 PSC 995 ऑफेंस नॉट एक्चुअली कमिटेड, ऑफेंस नहीं हुआ। 1989 PSC 533 समनिंग ऑफ एक्यूज्ड 1986 PCRLJ 599 इक्विटल रिविजन
उसके बारे में जो जजमेंट है वो है 1986 PCR LJ 877। मेयर नॉलेज एक्विजेंस और अप्रूवल ऑफ एन एक्ट विदाउट कॉपरेशन इज़ नॉट सफिशेंट। सिर्फ उसको नॉलेज हो और उनकी आपस में जान पहचान हो या वो उस एक्ट को अप्रूव करे कि ठीक है ये हो जाए, ये सफिशेंट नहीं है साबित करने के लिए, और कि उसने कॉपरेशन कोई ना किया उसमें, तो फिर ये सफिशेंट नहीं है। 1992 PCR LJ 2086। पॉजिटिव प्रूफ नॉट पॉसिबल। 1992 PCR LJ 242। मेरे ख्याल में इसमें शायद ये कहना चाह रहे हैं कि इसका कोई पॉजिटिव प्रूफ है वो पॉसिबल नहीं है। बेल नो विटनेस नेम्ड इन FIR। उस जिसका बेल मिल गई थी क्योंकि किसी विटनेस का नाम ही नहीं दिया गया था FIR में। 1987 PCR LJ 953। प्रोसीडिंग कैन नॉट बी क्वैश्ड इफ अमाउंट्स टू अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। कि अगर ये समझ रहा है कि कोर्ट के प्रोसेस को अब्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है या उसका ऐसा मतलब बनता है, तो फिर प्रोसीडिंग को क्वैश नहीं किया जा सकता। कैन बी क्वैश्ड, अच्छा सॉरी प्रोसीडिंग्स कैन बी क्वैश्ड इफ अमाउंट्स टू अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको छोड़ा जा सकता है अगर ये पता लगे कि ये जो कोर्ट का प्रोसेस है उसको अब्यूज़ करने की कोशिश है। 1993 MLD 835। मेयर नॉलेज नॉट सफिशेंट। सिर्फ ये कि मालूम होना ये काफ़ी नहीं, बल्कि साबित करना होगा कि वाकई कॉन्स्पिरेसी में भी शामिल था। 1993 PCR LJ 446। ट्रायल इन एब्सेंशिया। सेक्शन 120B रेड विद STA 1975। आगे पढ़ते हैं। ट्रायल इन एब्सेंशिया मेरे ख्याल में किसी निशान की गैर मौजूदगी में इसको ट्राई करना। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5A ऑफ सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट 1975, whereby trial in absentia is permitted, is illegal and violative of Article 10 of the Constitution। कि जो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5A जो वो था सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एक्ट जो है, उसका जो सेक्शन 5A है उसके तहत अगर किसी की अदम मौजूदगी में उसका ट्रायल करने की जो इजाज़त है, तो ये कानून के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। यह था 2002 PCR LJ 126। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रूव्ड 2006 SEMR 1292। Concealing design to commit offence punishable with death or criminal conspiracy, such function if in circumstances would fall within the jurisdiction domain of the court concerned before which the entire evidence was to be scrutinized। ठीक है, वही जो हम बात कर चुके हैं कि ये अगर इस तरह के जो जुर्म है उसको अगर स्क्रूटनाइज किया जा रहा है तो फिर उसी कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, ना कि हाई कोर्ट जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन बनती है उसको दिया जाएगा नहीं। फिर अगर जो पूरे सारे के सारे सबूतों को देख रही है उसी कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, वो उन्हीं की डोमेन बनती है। 2011 PCR LJ 1454। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सेक्शन 120 जो B था वो भी कवर हो गया। नेक्स्ट हमने इंशाल्लाह ऑफेंस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट जो चैप्टर 6 बनता है वहाँ से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे।